मेरा नाम ऋषभ है। एक बार मैंने एक लड़की को बहुत तंग किया था। इतना तंग कर दिया था कि वो मुझसे दूर जाने लगी थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि उसका रिश्ता उसके घर वालों ने कहीं और तय कर दिया। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उस लड़की ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। मैं इस घमंड और गुरूर में रहता था कि वो सिर्फ मेरी है और मुझसे ही प्यार करती है, मगर मैं नहीं जानता था कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। एक दिन जोश और गुस्से में आकर मैंने जो किया वो बहुत गलत था, क्योंकि मैंने उस लड़की के चेहरे पर एसिड डाल दिया था। एसिड डालने से उसका चेहरा जल गया और फिर काफ़ी दिनों तक वो लड़की मुझे नज़र नहीं आई थी। उस लड़की के साथ अपना बदला लेने के काफ़ी दिनों के बाद तक वो लड़की मुझे कहीं नज़र नहीं आई थी। मैं उसकी तलाश करता रहा, मगर उस दिन के बाद से ही मैं बहुत परेशान रहने लगा था। न जाने वो लड़की कहाँ चली गई थी, मगर फिर कुछ समय के बाद वो लड़की मेरे सामने आई और उसका चेहरा बड़ा ही डरावना था। वो अब सिर्फ मेरे सपनों में ही आने लगी थी, बल्कि हकीकत में भी मुझे दिखाई देने लगी थी, क्योंकि उस लड़की की आत्मा। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, बिल्कुल आज़ाद ख्याल का और अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान था। मुझ पर मेरे पेरेंट्स भी किसी तरह की रोक टोक नहीं करते थे। आखिरकार मैं उनका लाडला बेटा था। 5 बहनों का इकलौता भाई होते हुए भी मैं इस बात की जिम्मेदारी नहीं समझता था कि अपनी जवान बहनों की जिम्मेदारी मुझे उठानी चाहिए, अपने बूढ़े पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए। मगर नहीं, मैं तो अपनी दुनिया में ही मगन रहता था। मेरे दोस्तों ने काफ़ी हद तक बिगाड़ दिया था। मेरे दोस्त मुझसे जैसा कहते मैं वैसा ही किया करता था। ज़्यादातर उनके साथ मूवीज़ देखना, घूमने जाना और जितना हो सकता उनके साथ समय बिताया करता था। वो भी कुछ ऐसे ही थे। उनमें से कोई भी जॉब नहीं करता था। मेरी तरह वो सब भी अपने घर की जिम्मेदारियों से बचे हुए थे। पापा ने मेरी सबसे बड़ी बहन का रिश्ता लगा दिया था। मैं ये नहीं जानता था कि मेरे पापा अकेले बहन की शादी किस तरह से करेंगे, क्योंकि घर में बहन की शादी आने वाली थी और मुझे शादी में अपने दोस्तों के साथ खूब इंजॉय करना था। मेरी बहनों की फ्रेंड्स भी शादी में आती, जिन पर मैं लाइन मारता था। हर तरह के गलत काम हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप किया करता था। मेरी मम्मी मुझे बहुत समझा समझा कर थक गई थी। कहती थी कि बेटा, ये सारे गलत काम छोड़ दो। जब तक तुम्हारे पापा जिंदा है तब तक तुम ये सब कर रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पापा इस दुनिया में ना रहे तुम ये सब कैसे करोगे? प्लीज़ संभल जाओ। हमने बचपन से लेकर अब तक कभी तुम पर किसी तरह की रोक टोक नहीं की, मगर अब कहती हूँ कि अब वक्त बदल चुका है। अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हारी बहनें भी जवान हो गई हैं। तुम्हें अपनी बहनों के बारे में भी सोचना चाहिए कि तुम कितना कुछ गलत करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से तुम्हारी बहनों के रिश्ते आना ही बंद हो जाएं। मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मी, जैसा आप सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बहनें बेहद खूबसूरत हैं और खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते बहुत जल्द लग जाते हैं, जबकि मैं भी कुछ कम स्मार्ट नहीं था। हम सभी भाई बहन बिल्कुल अपने पापा पर गए थे, क्योंकि मेरे पापा बहुत स्मार्ट थे। मम्मी भी अच्छी थी, मगर लोग सबसे ज़्यादा मेरे पापा की तारीफ़ किया करते थे। पापा इतने बच्चों के पिता होते हुए भी ज़्यादा उम्र के नहीं लगते थे। मेरे पापा बहुत मेहनती थे। पापा की अपनी किराना स्टोर थी, जहाँ पर वो ठीक ठाक कमा लिया करते थे और हम सबका गुजारा आराम से हो जाता था। मेरी बहनें बहुत अच्छी थीं। बड़ी 2 बहनों की पढ़ाई फाइनल हो चुकी थी, जबकि छोटी बहनें अभी पढ़ाई कर रही थीं। मुझे तो पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। इंटर करने के बाद से ही मैंने दोबारा कभी किताबों को अपने हाथ में भी नहीं लिया था। पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं सबसे ज़्यादा लाडला तो अपने पापा का ही था, जो मुझसे कभी मेहनत मजदूरी करने के लिए कहते ही नहीं थे। 1-2 बार मम्मी कह भी दिया करती थी तो पापा मम्मी को डांट दिया करते थे। कहते थे कि मुझे उम्मीद है कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरा बेटा सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लेगा। अभी जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपने बेटे को ऐशो आराम की ज़िंदगी देना चाहता हूँ, मगर मम्मी कहती थी कि ऐसे ऐशो आराम की भी क्या ज़रूरत है जिसमें अपना बेटा हमेशा कुछ न कुछ गलत करता हो। पापा कहते थे कि कोई बात नहीं, ये उम्र तो होती ही बिगड़ने की है। जैसा मेरा बेटा चाहता है वो वैसा ही करे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। समय इसी तरह से गुजरता जा रहा था। मेरी बहन की भी शादी हो गई थी और अब पापा मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। सुबह के टाइम पर हम सारे फ्रेंड्स कॉलेज के बाहर जाकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि कॉलेज से जो लड़कियां निकलती थीं हम उन लड़कियों को छेड़ते थे। ऐसा नहीं था कि हम लड़कियों को गंदी नज़र से देखते थे, मगर लड़कियों को छेड़ना, उनको तंग करना हमारी आदत बन गई थी। लड़कियां जब हमसे डरती थीं और बच बच कर चलती थीं
तो ये सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगता था। मैं भी अपने लफंगे दोस्तों के साथ उनका पूरा साथ दिया करता था, बल्कि मैं उनका लीडर बन गया था। एक दिन मुझे कॉलेज से निकलते हुए एक लड़की बहुत पसंद आ गई थी, जो कॉलेज से छुट्टी पर अपने घर के रास्ते की तरफ जा रही थी। मेरे दोस्त उसे छेड़ने लगे थे जब मैंने उन लोगों को इशारा करके रोक दिया। न जाने क्यों उसके चेहरे पर मेरी नज़र टिक कर रह गई थी। वो बेहद खूबसूरत थी, उसकी उम्र भी बहुत कम थी। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई थी। उसी दिन से मैंने उस लड़की को फॉलो करना शुरू कर दिया था। जब जब वो कॉलेज से निकलती, मेरे दोस्त उसे छेड़ने की कोशिश करते थे, मगर मैं उन लोगों से साफ कह दिया करता था कि इस लड़की पर नज़र उठाकर भी मत देखना। मेरे दोस्त समझ गए थे कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। आखिरकार पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी लड़की पर मेरा मन टिक गया था। जब रात के समय मैं अपने कमरे में लेटा था तो बार बार उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उसका चेहरा बहुत मासूम था। मैंने सोच लिया था कि मैं इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रहूँगा, मैं इसे प्रपोज करके रहूँगा। अगले दिन जब वो मुझे मिली तो मैंने उसे आवाज़ लगाई, मगर उसने पलटकर मुझे देखा ही नहीं। मैं उसका नाम तो नहीं जानता था, मगर उसके पीछे पीछे गया। जब उसने पलटकर मुझे देखा तो वो कहने लगी कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन न जाने क्यों वो मुझसे डर रही थी। वो कहने लगी कि प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे घर जाने में देर हो रही है। मैं उससे कहने लगा कि मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आओ हम दोनों बैठकर कहीं बात करते हैं। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और वो वहाँ से भाग गई थी। मेरे दोस्त ये सब देखकर बहुत हंस रहे थे, मगर मैंने उन लोगों को चैलेंज किया था कि मैं इसे पटाकर ही रहूँगा। आखिरकार मैं इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। इससे मुझे सच्ची वाली मोहब्बत हो गई है। वो लोग हंसते हुए कहने लगे कि तुम जानती भी हो सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं। सच्ची मोहब्बत तो वो होती है जिसे एक पर ही दिल टिक जाए, फिर किसी और की तरफ नज़र न जाए। मैंने उसको यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस लड़की के अलावा मुझे किसी भी लड़की का चेहरा देखना अच्छा नहीं लगता। इस लड़की से मुझे इसी तरह की मोहब्बत हो गई, मगर वो लोग मेरे खूब मजाक बनाते थे। मैं अपनी उनसे मजाक नहीं बनवाना चाहता था, इसलिए मैं चाहता था कि जल्द से जल्द इस लड़की को प्रपोज कर दूं, मगर ये वो लड़की थी कि मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। मैंने इसे हर जगह फॉलो करना शुरू कर दिया था। जितना हो सकता मैं इससे बात करने की कोशिश करता था। मैंने इसका मोबाइल नंबर भी निकलवा लिया था और उसके घर का पता भी लगवा लिया था। मैं इसे कॉल कर करके खूब तंग किया करता था। मैं नहीं चाहता था कि ये मेरी वजह से किसी परेशानी का शिकार हो। मैं तो इससे सुकून से बात करना चाहता था, मगर वो मेरी बात का गलत मतलब लेकर जा रही थी। वो ये समझ रही थी कि मैं उसे तंग कर रहा हूँ, उसे परेशान कर रहा हूँ, उसे ब्लैकमेल करना चाहता हूँ, उसके साथ कुछ गलत करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लाख कोशिशों के बावजूद भी उसने मेरी एक न सुनी और वो मुझे बार बार इग्नोर करती रही। न जाने क्यों वो मुझसे डरती थी। मैं जब भी उसके सामने आता वो बहुत घबरा जाती थी। इतने दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि एक बार वो मेरी बात सुन ले, मगर उसने मेरी बात ना सुनी। अपना नंबर भी उसने स्विच ऑफ कर दिया था। एक दिन मैंने उसे बीच सड़क पर पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि काफ़ी दिनों से मैं तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ, तुम मुझे पागल समझती हो। आखिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम समझ रही हो कि मैं ऐसे ही तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ। वो कहने लगी कि देखो मेरा हाथ छोड़ दो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मैंने कहा अच्छा शोर मचाना चाहती हो तो मचाओ, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो घबरा गई और कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक गुंडे मवाली हो, भला मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ। वो बहुत डर गई थी। उसने रोना शुरू कर दिया था और उसका रोता हुआ चेहरा देखकर मेरा मन पिघल गया। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया था। अपना हाथ छूटता हुआ देखकर वो फौरन ही रोते हुए वहाँ से भाग गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इससे कोई बात नहीं करूँगा, बल्कि इसके पेरेंट्स से ही बात करूँगा। मैंने अपने दोस्त से कहकर इसके घर वालों का पता लगवाया। फिर मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली। मुझे पता चला कि इस लड़की का रिश्ता लग चुका है और इसके घर वाले इस साल इसकी शादी कर देंगे। ये बात मुझसे बर्दाश्त न हो सकी। अगले दिन फिर से मैंने रास्ते में उस लड़की को पकड़ लिया। उस लड़की का नाम मनीषा था। मैंने मनीषा से कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी कहीं और शादी कैसे करवा सकते हैं। देखो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया, इस रिश्ते से इनकार कर दो।
वो मेरी बात सुनकर कहने लगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम जैसे गुंडे मवाली से कैसे प्यार कर सकती हूँ, जिसके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है, जो राह चलती लड़कियों को छेड़ता है। तुमने मेरा पीछा लिया हुआ है। मैंने जल्दी से अपनी जेब से चाकू निकालकर उसे डराने की कोशिश की ताकि वो अपने माता पिता से रिश्ते के लिए इनकार कर दे। वो बहुत डर गई थी और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मेरा पीछा करना बंद कर दो, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम अपने पेरेंट्स से रिश्ते के लिए इनकार कर दो और कहो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। उसने मुझे झटका और अपने हाथ से एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मार दिया था और कहने लगी कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं एक इज़्ज़तदार लड़की हूँ। तुम जैसे इंसान के साथ तो मैं बात करना भी पसंद नहीं करती। आज उस लड़की के अंदर इतनी हिम्मत न जाने कहाँ से आ गई थी। ये सब करके वो वहाँ से चली गई थी। मैं चाहता तो गुस्से में चाकू से उस पर वार भी कर सकता था, मगर मेरा हाथ थमकर रह गया था। मेरे दोस्त भी मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लड़की ने मुझ पर हाथ उठाया था और उसकी वजह से मुझे बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने इस थप्पड़ का बदला इस लड़की से लेकर ही रहूँगा और इससे शादी भी करके रहूँगा, चाहे जो हो जाए। उसको शादी के लिए रजामंद करने के लिए और उसको डराने के लिए, ताकि वो डर जाए और मुझसे शादी कर ले। मैं एसिड लेकर चला गया था। जब वो अगले दिन कॉलेज के अंदर जाने वाली थी तो फिर से मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि बताओ मुझसे शादी करोगी या नहीं। मैंने उसे एसिड दिखाकर डराया। वो एसिड देखकर बहुत कांपने लगी थी और कहने लगी थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। देखो ये एसिड को मुझसे दूर रखो, मुझे देर हो रही है, मेरी क्लासेस का टाइम हो रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी बात का जवाब दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बताओ मुझसे शादी करोगी या नहीं। वो रो रही थी और बार बार मुझसे कह रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। फिर जब वो मुझसे तंग आ गई तो उसने कहा कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, भगवान कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। पता नहीं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्या सिखाया है। ज़रूर तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे जैसे ही बिगड़े हुए लोग होंगे, तभी तो उनकी औलाद ऐसी है। ये सुनकर मुझे बेहद गुस्सा आ गया। मैं नहीं चाहता था कि मैं उस लड़की पर एसिड डालूं। मैं तो एसिड सिर्फ उसे डराने के लिए लेकर आया था, मगर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल न कर सका और जो मेरे हाथ में एसिड की बोतल थी वो मैंने उसके चेहरे पर डाली तो झट से उसने अपना चेहरा फेर लिया था और अपने हाथों से ढक लिया था, मगर उसके चेहरे पर एसिड काफ़ी हद तक आ गया था। सुबह सुबह का समय था। जब उसके चिल्लाने से आसपास के लोग मेरी तरफ मुझे पकड़ने के लिए भागे तो मैंने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया और एसिड की बोतल ज़मीन पर फेंककर मैं अपनी गाड़ी पर बैठकर अपने घर को वापस आ गया था। उसे मैं गंभीर हालत में ही छोड़ आया था। उसके बाद मैं नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ, मगर न जाने क्यों उसके साथ ही सब कुछ करके मैं बहुत उदास हो गया था। मेरे दिल को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा था। किसी किसी समय मैं ये भी सोचता था कि मैं उससे अपना बदला ले चुका हूँ, लेकिन किसी समय ये भी सोचता था कि मैंने उसके साथ ये सब क्यों किया। उस बेचारी का चेहरा मेरी वजह से जल गया। ये सब सोचते सोचते मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं भले ही काफ़ी सारी गलतियाँ करता था, मैंने अपने आप को गुंडा बना लिया था, मगर मैंने कभी किसी पर जानलेवा हमला नहीं किया था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं उसके कॉलेज की तरफ भटका भी नहीं था कि कहीं कोई मुझे पकड़ न ले। कुछ दिन ही गुजरे थे कि मैं अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, जब अचानक से मेरी बहन की कॉल आई और वो कहने लगी कि भैया जल्दी से मेरे कॉलेज आ जाओ, कुछ लड़के मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ भागता हुआ अपनी बहन के कॉलेज गया था। मैंने देखा था कि मेरी बहन फूट फूट कर रो रही थी। वो मेरे गले से लग गई और कहने लगी कि भैया कुछ लड़कों ने मेरी इज्जत ख़राब करने की कोशिश की। मैं क्लासरूम में थी जब उन्होंने मुझे क्लासरूम के अंदर ही बंद कर लिया था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से भाग आई हूँ। अपनी बहन की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। मैंने उससे पूछा था कि मुझे बताओ वो लड़के कौन हैं, मगर वो लड़के उस समय कॉलेज से भाग चुके थे और कॉलेज की भी छुट्टी हो गई थी। मेरी बहन का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। वो ये सब होने की वजह से बेहद डर गई थी। उसे मैं घर लेकर आया तो घर के सब लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। मम्मी पापा तो उन लड़कों को बहुत बुरा भला कह रहे थे जिन्होंने मेरी बहन के साथ ये सब किया था, मगर ना जाने क्यों मम्मी पापा की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे भी बुरा भला कह रहे हैं।
अब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैंने भी तो एक दिन एक लड़की को इसी तरह से तंग किया था, यहाँ तक कि मैंने तो उसका चेहरा भी जला दिया। मैं बहुत परेशान रहने लगा था। मुझे मेरी गलती का धीरे धीरे एहसास होने लगा था। मैंने उस लड़की को तलाश करना शुरू कर दिया, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली थी। काफ़ी दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरे दोस्त मुझे बुलाने के लिए आते थे, मगर मैं अब अपने दोस्तों के साथ भी नहीं जाने लगा था, क्योंकि जब रात को मैं सोता था तो वो लड़की मेरे सपनों में आती थी और मुझसे कहती थी कि मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगी, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मनीषा के साथ गलत तो मैंने सच में बहुत किया था। मैं चाहता तो उससे तसल्ली से भी बात कर सकता था, मगर मैंने हर बार उससे अपनी मोहब्बत का इजहार गुस्से में आकर किया, जिसकी वजह से वो बहुत डर गई। मैं हर जगह मनीषा को तलाश कर रहा था। उसके घर भी गया था, मगर उसके घर पर भी ताला लगा हुआ था। उसके नंबर को बार बार ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा था। न जाने उसकी फैमिली कहाँ चली गई थी, इस बारे में कुछ पता ही नहीं चल सका था। मैं मनीषा के हालचाल जानना चाहता था। मैं उसके बारे में जानने के लिए बेहद बेचैन हो रहा था। न जाने क्यों मेरा दिल उसके लिए इतना बेचैन था। मैंने अब अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे अब अपने दोस्तों का साथ पसंद नहीं आ रहा था। मेरे बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ गए थे। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मम्मी पापा पूछते थे कि तुम इतना खामोश क्यों रहने लगे हो, तो मैं उनसे कहता कि अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं लगता। मन नहीं करता कि मैं किसी से बात करूं। मम्मी पापा कहते थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मगर मैं उन्हें क्या बताता कि मेरे दिमाग पर और मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ था, जो सिर्फ मनीषा की वजह से था। न जाने क्यों मनीषा मेरे सपने में आती थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं कुछ भी करके मनीषा से मिलना चाहता था, लेकिन वो मुझे नहीं मिल सकी। मैं काफ़ी हद तक बदल चुका था। मेरे दोस्तों से मैंने दोस्ती ख़त्म कर दी थी। मम्मी मुझे बहुत समझाती थी, लेकिन मम्मी की हर समझाई हुई बात पर अब मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया था। पापा के किराना स्टोर पर मैं पापा के साथ काम में हाथ बटाया करता था और हर आने जाने वाली लड़की पर नज़र रखता था कि कहीं वो मनीषा तो नहीं। मुझसे बड़ी मेरी सारी बहनों की शादी अब हो चुकी थी। अब सिर्फ मेरी एक ही छोटी बहन रह गई थी, जिसकी उम्र अभी शादी की नहीं थी। मम्मी पापा चाहते थे कि अब वो मेरी भी शादी कर दे, इसलिए वो मेरे लिए लड़की तलाश करने लगे थे। पूरे 5 साल गुजर जाने के बाद मनीषा का ध्यान धीरे धीरे मेरे दिमाग से निकलने लगा था, लेकिन मैं पूरी तरह से बदल गया, एक अच्छे और शरीफ इंसान की तरह। मम्मी पापा मेरे लिए लड़की तलाश कर रहे थे, मगर मैं अभी शादी से इनकार कर रहा था। लेकिन उन लोगों ने मेरी एक न सुनी और फिर फाइनली मम्मी को मेरे लिए एक ऐसी लड़की मिल गई थी जिसकी उनको तलाश थी। अब ना जाने क्यों मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागता था। अगर मेरी आंखों को किसी लड़की की तलाश थी तो वो सिर्फ मनीषा थी। इस बात को काफ़ी साल गुजर गए थे, मगर कभी कभी मेरा ध्यान मनीषा की तरफ चला ही जाता था। मम्मी को मेरे लिए जो लड़की पसंद आ गई थी, उस लड़की का फ़ोटो उन्होंने मुझे दिखाया था। मैं जानता था कि मेरे पेरेंट्स ने जो लड़की मेरे लिए पसंद की होगी वो अच्छी ही होगी, और ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब मैंने फ़ोटो देखा तो लड़की बेहद खूबसूरत थी। मम्मी पापा ने मुझसे मेरी मर्ज़ी पूछी थी, लेकिन मैंने उनसे कह दिया था कि मेरी मर्ज़ी वही है जो आपकी मर्ज़ी है। अपने बेटे को पूरी तरह से बदलता हुआ देखकर सबसे ज़्यादा खुशी मेरी मम्मी को हुई थी। अब तो मैं अपनी बहनों का भी रखवाला बन गया था। मेरी बहनें कहीं घर से बाहर जाती तो मैं उनके साथ साथ जाता था। मुझे इस बात का एहसास होने लगा था कि अपने पास्ट में जो मैंने किया है वो बिल्कुल गलत था। अपनी ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा मैंने अय्याशियों में गुजार दिया था। अगर मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाता तो शायद आज वो मेरे बहुत काम आता। मैं अपने पापा की किराना की दुकान पर बैठकर मामूली से पैसे ना कमा रहा होता, बल्कि बड़े ऑफिस में जॉब करके अच्छी खासी सैलरी कमा रहा होता। लेकिन जैसा भाग्य में लिखा हुआ होता है, होना तो वही है। लड़की वालों ने मुझे पसंद कर लिया था। मेरे घर वालों को भी लड़की पसंद आ गई थी। मेरा रिश्ता सौम्या नाम की लड़की के साथ तय हो गया था। सुना था कि ये लड़की बीए फाइनल है, भोली भाली मासूम और संस्कारी लड़की है। मेरी बहनों को भी सौम्या बहुत पसंद आई थी। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि वो जल्द ही मेरी शादी कर दे, इसलिए उन्होंने लड़की वालों से शादी के डेट मांगी थी। लड़की वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए मेरी शादी 6 महीने के अंदर अंदर सौम्या के साथ हो गई। मुझे अपनी शादी की कोई खुशी नहीं थी। न जाने क्यों अंदर से मेरा दिल बहुत बुझा बुझा सा हो रहा था। मैं जब कमरे में गया और मैंने देखा कि बिस्तर पर सौम्या दुल्हन बनी हुई है,
उसने अपने चेहरे पर घूंघट किया हुआ था। मैंने जैसे ही उसका घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखना चाहा तो ना जाने क्यों मुझे एक अजीब सा झटका लगा था। ऐसा लगा था कि इस लड़की को मैंने पहले भी कहीं देखा है, मैं इसे जानता हूँ, मगर कहाँ और ऐसा मुझे क्यों लग रहा था, जबकि मैंने इससे पहले सौम्या को सिर्फ फोटो में देखा था। वो मेरे लिए एक तरह से अनजान ही थी। फिलहाल मैंने सौम्या से थोड़ी बहुत बातचीत की थी और फिर उसके बाद हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर दी थी। सौम्या सच में बहुत भोली भाली और मासूम थी। उसकी आवाज़ न जाने क्यों मुझे जानी पहचानी लगती थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी मीठी सी आवाज़ मैं पहले भी कभी सुन चुका हूँ। शादी के अगले ही दिन जब मैं बाथरूम से नहाकर बाहर निकला और अपने कमरे की तरफ आया तो सामने शीशे पर मेरी नज़र पड़ते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि शीशे पर तो एक तस्वीर लगी हुई थी जिसको देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था। एक ज़ोरदार झटके से मैं ज़मीन पर गिर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। ये तस्वीर मनीषा की थी। जब मैंने उस पर एसिड डाला था तो उसका चेहरा जल गया था। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और उसके जले हुए चेहरे की ही तस्वीर आज मेरे कमरे के शीशे पर लगी हुई थी। मैं उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसका चेहरा बेहद ख़तरनाक लग रहा था। तभी सौम्या भागती हुई आई और कहने लगी कि आपको क्या हो गया। मैंने कहा कि ये देखो, ये शीशे पर किसकी तस्वीर लगी हुई है। सौम्या ने शीशे की तरफ देखा और कहने लगी कि शीशे पर तो किसी की भी तस्वीर नहीं है। मेरे शोर की आवाज़ सुनकर मेरे मम्मी पापा भी कमरे में आ गए थे और मेरी बहन भी। मैंने सौम्या से कहा कि नहीं सौम्या, ध्यान से देखो, शीशे पर एक तस्वीर लगी हुई है। मगर सौम्या साफ इनकार कर रही थी कि कहने लगी आपको कोई गलतफहमी हुई है, शीशे पर कोई भी तस्वीर नहीं है, वहाँ सिर्फ शीशा है। जब मम्मी पापा कमरे के अंदर आए तो मैं झट से अपनी मम्मी के गले लग गया था और बहुत कांप रहा था। मैंने जब उनको बताया कि शीशे पर किसी की तस्वीर लगी हुई है, सौम्या को दिखाई नहीं दे रही, तो सब लोगों ने शीशे की तरफ देखा और कहने लगे कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा, शीशे पर तो कोई भी तस्वीर नहीं है। जब मैंने पीछे पलटकर दोबारा से शीशे की तरफ देखा तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि शीशे पर सच में कोई तस्वीर नहीं थी। इसका मतलब ये था कि सच में ये मेरा वहम था। मगर मेरा वहम कैसे हो सकता था? मैंने तो खुद अपनी आंखों से मनीषा के जले हुए चेहरे की तस्वीर शीशे पर लगी हुई देखी थी। सब ने मुझे यही समझाया था कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वहाँ कोई तस्वीर नहीं है। और भला तुमने किसकी तस्वीर देख ली? अब मैं सबको क्या बताता कि मैंने किसकी तस्वीर देखी थी, क्योंकि ये बात तो कोई भी नहीं जानता था जो मैंने मनीषा के साथ किया था। मेरे पास खामोश रहने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस हादसे के होने से मैं बुरी तरह से डर गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ज़्यादातर अपने दिमाग पर मनीषा को सवार रखता हूँ, शायद मुझे इसीलिए उसका चेहरा नज़र आ गया था। फिर मैंने अपना ध्यान इस बात से हटाने की कोशिश की, लेकिन 2-3 दिन गुजरे थे जब हमारे घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और सौम्या थे। मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। पापा ने कहा था कि तुम सौम्या को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाना। मैंने सौम्या से तैयार होने के लिए कहा था। हम दोनों घर से निकलने ही वाले थे जब मैं अपना मोबाइल कमरे के अंदर भूल गया था। सौम्या बाहर मेरी बाइक के पास खड़ी हुई मेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि कमरे के अंदर एसिड की बोतल रखी हुई थी और ज़मीन पर भी एसिड पड़ा हुआ था, जिसका धुआं पूरे कमरे में फैल रहा था। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया था। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सौम्या घर के अंदर आई। मैंने उससे कहा कि सौम्या, ये एसिड यहाँ कहाँ से आया? इस एसिड से पूरे घर में धुआं फैल रहा है। एसिड का धुआं सांस के ज़रिए मुझे खूब महसूस हो रहा था, मगर सौम्या तो नॉर्मल सा बिहेव कर रही थी। सौम्या कहने लगी कि यहाँ तो कोई भी धुआं नहीं है, मुझे तो कोई धुआं नज़र नहीं आ रहा और ना ही कोई एसिड नज़र आ रहा है। मैं अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ को झुटला कैसे सकता था? मेरे कमरे में खूब धुआं था, ज़मीन पर ढेर सारा एसिड पड़ा था, मगर लगातार सौम्या कह रही थी कि आपको वहम हुआ है, यहाँ पर कोई धुआं नहीं है और ना ही एसिड रखा हुआ है। मैंने उसे एसिड की रखी हुई बोतल दिखाई कि देखो, उधर बेड की तरफ मैंने एसिड की बोतल देखी थी। किसी ने हमारे कमरे में एसिड छिड़क दिया, लेकिन जब मैं बेड की तरफ गया तो ये देखकर दंग रह गया कि एसिड की बोतल अपनी जगह पर थी ही नहीं। अभी 2 मिनट पहले ही तो मैंने एसिड की बोतल को अपनी आंखों से देखा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगातार कमरे से धुआं निकलता हुआ और एसिड की बदबू आ रही थी।
सौम्या मुझे समझा बुझाकर और तसल्ली देकर अपने साथ शॉपिंग पर ले गई थी। मेरे दिमाग से एसिड वाली बात और वो मनीषा की फ़ोटो वाली बात अभी तक नहीं निकली थी कि मेरे साथ एक और हादसा हो गया। जब सौम्या ने अपने लिए चूड़ियाँ खरीदी और मैंने अपने वॉलेट से 500 का नोट निकालकर दुकानदार को देना चाहा तो मेरी नज़र नोट पर लिखे हुए शब्दों पर पड़ी। नोट पर पेन से मनीषा का नाम लिखा हुआ था। जब एक ही झटके में मेरे हाथ से नोट छूटकर ज़मीन पर गिर गया। ये सब देखकर मेरा शरीर थर थर काँपने लगा था। आखिरकार मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा था? मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा था। जब सौम्या ने मुझे ऐसे रिएक्शन देते हुए देखा तो उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े हुए नोट पर गई। मैंने सौम्या से कहा कि सौम्या चलो यहाँ से, हमें चलना चाहिए। मगर सौम्या कहने लगी कि दुकानदार को पैसे तो दीजिए। मैंने कहा कि नहीं नहीं, पैसे ज़मीन से मत उठाना। मैं ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले आया था। मुझे तेज़ का बुखार हो गया था। सौम्या कहने लगी कि आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, आखिर आपको क्या हो गया? ये तो सच में मैं खुद भी नहीं जानता था। सौम्या कहने लगी कि मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, डॉक्टर आपको दवाई दे देंगे। मैंने कहा कि नहीं, डॉक्टर को मत बुलाओ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने कहा कि फ़र्स्ट एड बॉक्स में सर के दर्द की दवाई रखी हुई है, बस मुझे वही दे दो। मैं वो खाकर आराम करना चाहता हूँ और प्लीज़ कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। सौम्या मुझे दवाई देकर कमरे से निकल गई थी। मैं नहीं चाहता था कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है वो सौम्या को पता चले। आखिरकार सौम्या मेरी पत्नी थी। उसे अगर मेरी पुरानी ज़िंदगी के बारे में पता चलता तो वो मेरे बारे में क्या सोचती, बल्कि वो तो मुझे छोड़कर भी जा सकती थी। 2 दिन तक मुझे लगातार बुखार आता रहा था। रात को मैं जब सोता तो मेरे सपने में मनीषा आती थी और रोते रोते कहती थी कि मैं तुमसे अपना बदला ज़रूर लूँगी, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। एक रात तो मैंने अपने सपने में देखा था कि मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, पूरी तरह से अकेला हूँ, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मगर एक तरफ मुझे मनीषा खड़ी हुई दिखाई दी। मैंने मनीषा से मदद की गुहार लगाई। मनीषा धीरे धीरे मेरे करीब आई और फिर उसने मेरा चेहरा पकड़कर जैसे ही अपना चेहरा मेरे करीब किया तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि उसका चेहरा एसिड से बुरी तरह से जला हुआ था। इतना ख़तरनाक चेहरा था कि उसके चेहरे पर लगे हुए ज़ख्म देखकर मैं बुरी तरह से कांप गया था और सोते ही सोते मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैं कह रहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मनीषा मुझे माफ़ कर दो। मेरे बराबर में ही सौम्या सो रही थी। जब वो मनीषा मनीषा कहते हुए मुझे देखकर घबरा गई और कहने लगी कि ऋषभ, आपको क्या हो गया? आखिर ये मनीषा कौन है? हमारी शादी को लगभग 1 महीना हो गया था और इस 1 महीने में ना जाने कितनी बार मेरी ज़ुबान से मनीषा का नाम निकल चुका था, मगर हर बार मैं सौम्या से यही कहता था कि कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा था इसने मुझे पागल बना दिया था। मेरे घर वाले भी बहुत परेशान हैं। इसी तरह के सपने मुझे हर रोज़ आने लगे थे। मैं नहीं चाहता था कि फिर से मनीषा की बातें सौम्या को पता चले। मम्मी पापा भी मुझसे बार बार पूछते थे कि आखिर तुम्हें अचानक क्या हो जाता है, तुम क्यों मनीषा मनीषा चिल्लाने लगते हो, आखिर ये मनीषा कौन है? मैंने मम्मी पापा को सिर्फ इतना बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी बहन भी डर जाती थी, क्योंकि रोज़ रात को सपने में जब मनीषा आती तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता था और सारे लोग सोते से उठ जाते थे। सौम्या मुझे संभालने की कोशिश करती थी। मेरी और सौम्या की शादी को अभी 1 महीना हुआ था, मगर अभी तक मैं सौम्या को पत्नी बनने का सुख नहीं दे सका था। उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर सका था जिससे उसे अच्छा लगे। न जाने क्यों मैं उस बेचारी के साथ इतना गलत कर रहा था। सौम्या बहुत अच्छी लड़की थी, मेरे पेरेंट्स के साथ और मेरी बहन के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, मेरी भी सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी, मगर मैं उसको अभी कोई सुख नहीं दे पा रहा था। मैं समझ गया था कि मनीषा की आत्मा मुझे परेशान कर रही है और उसकी आत्मा कभी भी मुझे खुश नहीं देखना चाहती। अब हालात ऐसे बन गए थे कि मुझे सौम्या को ये सब कुछ बताना ही था, क्योंकि अब की बार मेरे साथ सबसे ख़तरनाक हादसा हुआ था जिससे मैं बहुत तंग आ गया था। आधी रात का समय था जब मैं सो रहा था और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान के बराबर में कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मनीषा की है। वो चिल्ला रही है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे चेहरे पर एसिड डालकर तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे बहुत जलन हो रही है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी।
वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी और ये सब कुछ कह रही थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। ये आवाज़ें मेरे कान में चारों तरफ घूम रही थी। मेरी आंखें बंद थीं, मगर मैं उन आवाज़ों को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकता था। जब सोते से अचानक मेरी एक ज़ोरदार चीख निकल गई। सौम्या ने मुझे संभालने की कोशिश की। उसने मुझे तसल्ली दी और वो बार बार कहने लगी कि आपको क्या हुआ है। मैं थर थर काँप रहा था। वो कहने लगी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं सौम्या के पैरों में गिर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा, सौम्या मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मनीषा से कहो कि वो भी मुझे माफ़ कर दे। सौम्या कहने लगी कि आखिर ये मनीषा कौन है? मैं आपके मुंह से मनीषा मनीषा सुन सुनकर थक गई हूँ। मैं सौम्या के दोनों हाथ पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैंने कहा, आज मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे और ये बात नहीं छुपा सकता। दरअसल 5 साल पहले एक लड़की को मैं बहुत पसंद करता था। उस समय मैं बहुत बिगड़ा हुआ था। वो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जो अपने कॉलेज में पढ़ती थी। मैं उसे तंग किया करता था। मैं उसे प्यार करने लगा था, उससे शादी करना चाहता था, मगर उसके पेरेंट्स ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। ये बात मुझसे बर्दाश्त न हो सकी। मैंने उसे बहुत समझाया कि अब तुम अपने घर वालों से इस शादी के लिए इनकार कर दो, मगर वो मुझे गुंडा मवाली समझती थी। मैंने रास्ते में उसका हाथ कई बार पकड़ा था। कई बार तो मैं उसका रास्ता रोका करता था। हर बार उसके साथ गलत बिहेव करता था। वो सीधी सादी मासूम सी लड़की थी। मेरी ऐसी हरकतों से बहुत डर जाती थी। वो मुझसे कहती थी कि तुम जैसे गुंडे इंसान से मैं क्या, कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। लेकिन जब वो मुझे बुरा भला कहती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी इंसल्ट कर रही है। वो अपने पेरेंट्स को इनकार करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, तो मैंने ठान लिया था कि वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं गुस्से में उसके पास चला गया और एसिड लेकर उसके चेहरे पर डाल दिया था। मैं तो उसको वहीं सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर भाग आया था ताकि मुझे कोई पकड़ न ले। लेकिन उस दिन के बाद से वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। तभी से वो मेरे सपने में आती है। मैं बहुत बेचैन रहने लगा हूँ। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मगर मुझे उसका कोई पता नहीं चला। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया। मोहब्बत करने वाला इंसान दरिंदगी नहीं दिखाता, मगर मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार उसे ठीक से नहीं किया। अगर मैं चाहता तो उसके लिए अच्छा इंसान बन सकता था, उसको तब प्रपोज कर सकता था, मगर मैंने गलत रास्ता अपनाया। अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ तो बार बार उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता है। हमारी शादी के बाद तो घर में भी कुछ ऐसे हादसे मेरे साथ हुए जिसमें मुझे कई बार मनीषा दिखाई दी। मुझे लगता है कि शायद उस हादसे के बाद मनीषा इस दुनिया से चली गई, तभी तो उसकी आत्मा मुझे परेशान कर रही है। मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ जिसने एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया। शायद उसका चेहरा एसिड से झुलस गया होगा तो वो बेचारी मर गई होगी। मगर सौम्या, मेरा यकीन मानो, मुझे बाद में रियलाइज़ हो गया था कि मैं ही गलत हूँ। मैंने उसके साथ गलत किया। मैं अब एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे वो सपनों में भी दिखाई देती है और मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ इधर शीशे के सामने उसके जले हुए चेहरे की फ़ोटो देखी थी और यहाँ ज़मीन पर मैंने एसिड पड़ा हुआ देखा था। और उस दिन जब मैं तुम्हें चूड़ियाँ दिलाने के लिए गया था तो मैंने 500 के नोट पर मनीषा का नाम लिखा हुआ देखा था। और आज फिर मैंने देखा कि मेरे कानों के चारों तरफ मनीषा की आवाज़ गूंज रही थी। ऐसा तभी हो सकता है जब मनीषा मेरे आसपास हो। वो यहीं कहीं है और मुझसे अपना बदला लेना चाहती है। मैं पागलों जैसी हरकतें करने लगा था, चारों तरफ देखने लगा था और कहने लगा था कि मनीषा, तुम जहाँ भी हो प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मगर मुझे तंग मत करो। मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। मैं ज़मीन में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा था जब सौम्या ने मुझे सहारा दिया और वो उठाकर मुझे बिस्तर तक ले आई थी। मुझे इस तरह रोते हुए देखकर सौम्या ने अचानक मुझसे कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिन्हें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। सौम्या कहने लगी कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, तुम ये क्या कह रही हो? सौम्या कहने लगी, जो तुमने सुना। दरअसल मैं सौम्या नहीं, मैं मनीषा हूँ। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मनीषा कैसे हो सकती हो? सौम्या कहने लगी, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ से नहीं लगता कि मैं मनीषा हूँ? मैं वही लड़की हूँ जिस पर तुमने एसिड डाला था। मेरा बदला पूरा हो गया। मैं तुम्हें तुम्हारी गलती रियलाइज़ करवाना चाहती थी, मगर तुम्हें तो
तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने में मेरा साथ मैं ही नहीं बल्कि ऊपर वाला भी दे रहा था। मैं नहीं जानती थी कि तुम सपने में क्या देखते थे, मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जैसी कंडीशन है उस हिसाब से तुम सच में बदल गए हो। तुम नहीं जानते कि उस दिन जब तुम मेरे चेहरे पर एसिड डालकर चले गए थे तब मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही थी। मुझे वहाँ के लोगों ने अस्पताल पहुँचाया था। मेरे मम्मी पापा मुझे देखकर बहुत डर गए थे। मेरी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कुछ दिन तक मेरा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता रहा और फिर जब मैं घर आई तो आईने में अपना चेहरा देखकर मैं बहुत रोती थी। दिन रात रोती रहती थी और सोचती थी कि मेरे साथ अब ना जाने क्या होगा। जिस लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली थी वहाँ से भी मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया। हर कोई मुझे देखकर डर जाता था और उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं तुमसे अपना बदला लेकर ही रहूँगी। लेकिन इससे पहले मुझे अपनी पहचान, अपना चेहरा बदलना था। मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया। उन लोगों ने मेरी प्लास्टिक सर्जरी करवाई। मेरा चेहरा बदल गया। मैं बेहद खूबसूरत हो गई। और फिर जब तुम्हारे घर मेरा रिश्ता आया, मेरे घर वालों ने जब तुम्हारा फ़ोटो मुझे दिखाया तो मैंने फ़ौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि शायद भगवान भी यही चाहता था कि मैं तुमसे बदला इसी तरह से लूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई और शादी के बाद जब इस घर में आई तो वो हादसे जितने भी तुम्हारे साथ हुए वो एक इत्तेफाक नहीं बल्कि वो सब मैंने जान के किए थे। शीशे पर अपने जले हुए चेहरे का फ़ोटो भी मैंने लगाया था और फिर ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे मुझे फ़ोटो दिखाई ही नहीं दे रहा। इससे पहले तुम्हारे पेरेंट्स कमरे में आते मैंने फ़ौरन ही वो फ़ोटो वहाँ से हटा दिया था। कमरे में एसिड भी मैंने ही डाला था और तुम्हारे सामने एक्टिंग करने लगी जैसे मुझे कमरे में फैलने वाला धुआं दिखाई ही नहीं दे रहा था। तुम्हारे वॉलेट में घर से निकलने से पहले मैंने 500 के नोट पर अपना नाम खुद ही लिखा था और फिर तुम्हारे साथ ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। और अभी भी जो तुम्हें आवाज़ें सुनाई दे रही थी वो आवाज़ें मेरे मोबाइल से आ रही थी। मनीषा ने अपना मोबाइल निकाला और अपने रोने की आवाज़ प्ले की। ये मनीषा के रोने की आवाज़ थी। उसने अपनी आवाज़ पहले से ही रिकॉर्ड की हुई थी। जब मैं सो रहा था तो उसने मेरे कान के बराबर में अपना मोबाइल रख दिया जिससे मुझे ये आवाज़ें आ रही थी। वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। शायद मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ ना करती, लेकिन जब मैंने शादी होने के बाद तुम्हारी ये हालत देखी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि अब मुझे तुम्हें और नहीं सताना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तुम काफ़ी परेशान हो चुके हो। मनीषा की सारी बातें सुनकर मैं उसके पैरों में गिर गया था और उससे कहने लगा था कि प्लीज़ मनीषा, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं पहले जैसा नहीं रहा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे छोड़कर मत जाना। हम दोनों ये सारी बातें कर रहे थे। मेरी मम्मी दरवाजे पर खड़ी हुई ये सब कुछ सुन रही थी। मम्मी कमरे के अंदर आई और उन्होंने कहा कि बेटा, गलती तुम्हारी नहीं बल्कि गलती हमारी है। हमारे लाड प्यार ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया था। हम तो तुम्हें सुधार नहीं सके, मगर वक्त और हालात ने तुम्हें खुद ही सुधार दिया। लेकिन तुम सुधरे भी तब जब इस लड़की का चेहरा जल गया। मैंने मम्मी से कहा था कि आप बिल्कुल ठीक कहती थी, मुझे गलत काम नहीं करने चाहिए। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं हमेशा औरत की इज्जत करूँगा। मनीषा मुझे दिल से माफ़ कर चुकी थी। उसका चेहरा भले ही बदल चुका था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वही मनीषा थी तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ना चाहता, सारी ज़िंदगी अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मनीषा कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तो यहाँ तुमसे अपना बदला लेने आई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो तो मैं तुम्हारी तरफ कायल होने लगी। इस तरह हम दोनों के बीच होने वाली सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई थी। लेकिन मैं आज भी अपनी गलती का पछतावा करता हूँ। मनीषा को बहुत खुश रखता हूँ, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। वो भी मेरे साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। शायद मुझे ज़िंदगी सबक न सिखाती तो मैं कभी बदल न सकता। घर में अपनी बहन होते हुए भी मैंने दूसरी लड़कियों को काफ़ी तंग किया। भगवान मुझे माफ़ करे। औरत की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। उन मर्दों को तो खासकर औरतों और लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए जिनकी बहन बेटियां घर में बैठी हुई हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।